हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। एजुकेशन इज़ फॉर ऑल, ये हमारा मोटो है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ अगर हमारे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसका इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। ये सिलेबस में जीएस पेपर 2 में आता है, जिसमें इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर्स, उसमें ये हमारा एक्ट आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसको है राइट टू फूड एक्ट, बेसिकली ये एक्ट जो है ये इस पे लाया गया था कि हमारे देश में जो भुखमरी है या हमारे देश में जो गरीबी है उसके कारण लोग कोई भी भूखा न रहे, इसके लिए ये एक्ट लाया गया था, जिसमें हम सस्ते दरों पे लोगों को खाद्य सामग्रियों को उपलब्ध कराया करते थे। ये पूरे इंडिया में लागू किया गया था और इसे लागू किया गया था 5 जुलाई 2013 से। इससे पहले जो भी फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे कंट्री में थे, उनमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो थी वो हमारी पहली ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने फूड सिक्योरिटी एक्ट इंडिया में लॉन्च किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये एक्ट जो है वो, इसका जो मेन मोटो है, एम्स जो है वो है सब्सिडाइज फूड को अप्रॉक्सीमेटली 2/3 यानी कि बेसिकली 40 करोड़ जनसंख्या के, मतलब 80 करोड़ जनसंख्या के लोगों तक इसका पहुंचाना है। ठीक है, अब ये इसका जो मेन एम है, ये एम है इसका टू प्रोवाइड द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइस टू द पीपल टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। मतलब कि लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके, इसके लिए ये एक्ट को लाया गया था, जिसमें हम लोगों को कम से कम खाने के लिए उनको तरसना न पड़े, वो ईजिली अपने खाने को उनको पा सके और कम से कम दामों पे पा सके और अच्छी गुणवत्ता वाले खानों को पा सके, जिसके लिए ये एक्ट लाया गया था। तो इसका जो मेन एम था वो था कि जो भी टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है हमारा, जो कि हमारा टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो कहें हम कि एक मिनिमम कॉमन नीड प्रोग्राम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिसे 1997 में लाया गया था। तो इसके अंडर जो भी हमारे जो प्रोविजंस आते थे, जो भी लोग आते थे, उनको उन लोगों तक खानों की पूर्ति को पहुंचाना था। तो इसमें बाद में फिर इसमें मैटरनल इंटाइटलमेंट को भी लागू किया गया, जैसे मातृत्व जिसको हम कहते हैं, जिन्हें प्रेग्नेंट वुमेन्स हो गए या फिर वो औरतें हो गई जिनमें न्यूट्रिशंस की काफ़ी कमी होती है, इवन जो प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उनको सही टाइम पे बेसिकली प्रोटीन्स वगैरह को पहुंचाने का भी इसको आगे किया गया। अब इसका जो मेन कवरेज एरिया है वो है 75% रूरल पॉपुलेशन, यानी कि लगभग गांव के 75% जगहों पे इसे पहुंचाना और शहर में लगभग 50% तक इसे जाना है। ठीक है, जो कि इससे पहले जो अंत्योदय अन्न योजना था, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे कि वो क्या है, उसके अंडर में ये चीज़ आता है। ठीक है, बाद में इसे फिर मैटरनिटी रिटायरमेंट जैसे मैंने बताया उसमें भी किया गया। फिर मिड डे मील स्कीम हो गया, ICDS हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस हो गया, इसको भी इसके अंडर में लाके फिर आगे धीरे धीरे लोगों तक बेसिकली खाने को चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा मैंने कहा कि AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना, ये है क्या? तो इस स्कीम के अंडर में जो कि हमारे जो सबसे गरीब लोग हैं, जिनको हम कह सकते हैं जो BPL फैमिलीज़ हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो फैमिलीज़ आती हैं, उनको इसमें टारगेट किया गया और उन लोगों तक अन्न को पहुंचाना हुआ, उनके घर तक, मतलब इस कार्ड के थ्रू उनके घर तक लोगों को अन्न पहुंचाना हुआ, जिसमें हम लोग 35 किलो चावल जो है वो 3 रुपये पर केजी के हिसाब से हम लोग देते थे। अब कौन से फैमिलीज़ इसके अंडर आएंगे, इसका चुनाव जो है वो विलेज काउंसिल्स के थ्रू हुआ जाता था। जो विलेज, चूँकि ये 75% अर्बन एरिया, रूरल एरिया में हुआ था ये, तो इस वजह से इसे फिर 75% लोग, यानी जो विलेज के जो भी काउंसिल्स हैं, वो डिसाइड करते थे कि कौन सी फैमिली इसके अंडर में आएगी। इसी तरह का जो नेक्स्ट कार्ड है वो है हमारा प्रायोरिटी हाउस होल्ड PHH कार्ड्स। तो PHH राशन कार्ड जो था वो उन लोगों के लिए था जो बिलो पॉवर्टी लाइन से थोड़े ऊपर स्तर पे आते थे। उनमें जो था उनको दिया गया था 8 kg राइस दिया जाता था, तो 8 kg राइस, जिसमें कि 5 kg जो है वो सेंट्रल स्कीम के थ्रू दिया जाता था, जो कि हमारा सेंट्रल स्कीम अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर जो आता है उसमें, और 3 kg जो है वो स्टेट स्कीम के अंदर दिया गया था, जिसमें कि जो 5 kg जो सेंट्रल स्कीम के अंडर दिया गया था उसका प्राइस था लगभग 3 रुपये पर केजी।
और जो 3 kg जो स्टेट के अंदर दिया जाता था उसका प्राइस था 15 रुपीज़ पर kg। ठीक है, अब इसमें उन लोगों को टारगेट किया गया था जो कि गरीब होते हैं या फिर सोसाइटी में बहुत ही कम स्तर के होते हैं, जैसे कि लेबर क्लास हो गए या मार्जिनल फार्मर्स हो गए, वेज अर्नर्स हो गए, डेली वेज अर्नर्स हो गए, जो दिन दिहाड़ी मजदूर जिनको हम कहते हैं, तो उनमें वो लोग आते हैं। तो उन तक ये बातों को, उन तक जो खाना है उस तक पहुँच सके, उन लोगों तक पहुँच सके, इसके लिए ये कार्ड बनाया गया था। अब ये भी जो है, ये भी इसका भी जो भी फाइनलाइज करने का जो लिस्ट था इसका भी, वो भी हमारा विलेज काउंसिलर या लोकल काउंसिलर के थ्रू ही किया जाता था। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अब जो तीसरा है हमारा वो है नॉन NFCA। इसका मतलब हो गया जो कि जो भी हमारा इससे पहले जो भी हम 2 कार्ड्स, जो भी राशन कार्ड्स के बारे में पढ़े थे, AAY के अंडर में जो आते थे या PHH के अंदर में आते थे, जो लोग इन दोनों कार्ड्स के अंदर में नहीं आते थे उनको नॉन NFCA के अंडर डाला गया। इसमें भी लोगों को खाने की पूर्ति के लिए उनके घर तक भी राशन पानी पहुंचाया जाता था, जिसमें कि 8 kg राइस पहुंचाया जाता था उनको, जिसमें उन्हें 15 रुपये पर kg के अकॉर्डिंग उन्हें मिलता था, नहीं 15 रुपये पर kg के हिसाब से उन्हें राइस मिलता था। ठीक है, अब इसमें भी उनके मतलब मेन काम था गवर्नमेंट का कि इसे लोगों तक जो भी नेसेसिटी है, जो भी ज़रूरत के सामान है, उनको लोगों तक, हर लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सब इस तरह के राशन कार्ड्स का व्यवस्था की थी। अभी भी है ये राशन कार्ड्स। चलिए आगे देखते हैं। तो अब इम्पॉर्टेंट है कि आखिर ये हमारा अभी न्यूज़ क्या है इस पर जो, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली रिसेंट न्यूज़, तो आखिर ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अभी रिसेंट में क्या है, न्यूज़ में क्या रिसेंट न्यूज़ है इसका, तो उसके अकॉर्डिंग ये है, क्यों है आखिर न्यूज़ में, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है हमारा जानना कि आखिर ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो आता हमारे किसके अंडर में है, तो ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके जो मिनिस्टर हैं वो हमारे श्री रामविलास पासवान जी जो हैं, वो है हमारे इसके मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बेसिकली लेटर्स लिखा स्टेट्स और यूटीज़ के जो भी चीफ सेक्रेटरीज थे उनको उन्होंने लेटर्स लिखा, और उन्होंने वो एडवाइस किया उन्होंने कि जो भी डिसेबल पर्सनस हैं, जो भी स्टेट्स और यूटीज़ के जो भी डिसेबल पर्सनस हैं जो कि एलिजिबल हैं NFSA के अंडर में, तो NFSA के अंडर में अगर एलिजिबल हैं तो उनको NFSA के अंडर में डाला जाए, पुट किया जाए, ताकि उनको जो भी NFSA जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर में जो आते हैं या फिर जो भी NFSA के अंदर में जो आते हैं तो उनके अंदर उनको किया जाए। बेसिकली ये क्यों किया गया ऐसा, तो उसके क्यों कहा उन्होंने, तो ये भी है कि जो भी आत्मनिर्भर, जो हम सुन रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो है, तो वो बेसिकली उन पर्सनस के लिए है जो कि NFSA और स्टेट स्कीम्स के अंदर में नहीं आते थे, उनके लिए है। बट डिसेबल पर्सनस का क्या है कि उनके पास तो राशन कार्ड होता नहीं है, तो वो क्या होते हैं कि वो इसमें भी आ जाएंगे, तो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर भी वो आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड है नहीं कि, तो वो उसके अंदर भी रहेंगे, क्योंकि स्टेट्स के यूटीज़ के अंदर भी हैं, स्टेट्स के भी स्टेट स्कीम्स हो गया या फिर सेंट्रल स्कीम हो गया तो उसके अंदर में भी आते हैं, और जो नया पैकेज हमारा निकला आत्मनिर्भर भारत पैकेज, तो उसके अंदर भी आ जाएंगे। तो बेसिकली इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ताकि बार बार ये चीज़ ना हो सके, इसके लिए उन्होंने सारे स्टेट्स के जो भी हमारे स्टेट्स या यूटीज़ के जो भी चीफ सेक्रेटरीज थे उनको लेटर लिख के उन्होंने कहा कि डिसेबल पर्सन है जो कि एलिजिबल है NFSA के अंडर आने के लिए, तो उनको NFSA अंडर के लिए डाला जाए। तो अब बेसिकली इसका जो इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने कैसे किया, ये आखिर उन्होंने कैसे दिया, तो इसके बारे में तो सेक्शन 38 जो है वो एक्ट का, इस एक्ट का जो सेक्शन 38 है वो क्या बताता है हमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टाइम टू टाइम स्टेट्स गवर्नमेंट्स को डायरेक्शंस दे सकता है कि उस किस तरह से इस एक्ट का यूज़ करना है, तो उसका यूटिलाइज करके इन्होंने यहाँ पर स्टेट्स जो भी हमारे जो चीफ सेक्रेटरीज थे जो कि स्टेट्स और यूनियन के टेरिटरीज़ के, तो उनको उन्होंने ये एडवाइस दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब इसी तरह का जो भी फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसी तरह के कुछ स्टेट्स इनिशिएटिव भी हैं जो स्टेट्स की तरफ से लिए गए हैं, अलग अलग स्टेट्स की तरफ से, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें है क्या, जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट है तो उन्होंने इंदिरा कैंटीन उन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बारे में है, जो कि काफ़ी कम प्राइस पे उन्होंने लॉन्च किया है। तो एक इंदिरा कैंटीन हो गया, कर्नाटका की तरफ से हो गया। उसी तरह से तमिलनाडु गवर्नमेंट हो गया, उसमें उन्होंने अम्मा उन्नावागम, सॉरी इसके लिए कि थोड़ा सा ये अम्मा उन्नावागम, जिसको हम लोग मदर्स कैंटीन कहते हैं,
उसको उन्होंने, या फिर कॉमनली उन्होंने अम्मा कैंटीन्स भी कहा जाता है, तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया, जिसका जो मेन, जो भी इस प्रोग्राम का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो भी निबकर एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, तो उसके थ्रू ये स्कीम प्रपोज किया गया था तमिलनाडु गवर्नमेंट को, जिसमें उन्होंने मदर्स कैंटीन के थ्रू इन्होंने अप्लाई किया था। ये बेसिकली मदर कैंटीन जो है वो तमिलनाडु गवर्नमेंट के थ्रू किया गया। उसी तरह से यूपी में भी हुआ। यूपी में भी 2005 में एक फूड बिल पास किया गया, जिसमें भी उन्होंने जो भी going to wasted the food from the parties which we preserved and distributed to the poor and needy people। जो भी खाना जो भी वेस्ट होता है तो उसे पुअर और गरीब लोगों तक उसे पहुंचाया जा सके, तो ये स्टेट यूपी गवर्नमेंट के थ्रू से किया गया। तो इसी तरह कुछ स्टेट्स इनिशिएटिव है जो कि अलग अलग स्टेट्स के थ्रू लिए गए हैं कुछ बेसिकली खाना को बचाने और उसे सही लोगों तक पहुँचाने के लिए, ठीक है, और कम से कम दामों तक उच्चतम स्तर का खाना है पहुंचाने के लिए। फिर इसी में हमारा अगला है छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट 2012, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिस पे हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो भी इनसे इन्फ्लुएंस्ड है थोड़ा बहुत, ठीक है, कह सकते हैं ऐसा, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि इससे कुछ बातें जो है काफ़ी मिलती जुलती है। जैसे कि ये एक्ट जो है ये भी हमारा 4 ग्रुप्स में डिवाइड करता है, जैसे अंत्योदय हो गया, प्रायोरिटी अंत्योदय हो गया, प्रायोरिटी हो गया, जनरल हो गया, एक्सक्लूडेड हाउस होल्ड्स हो गए। तो ये बेसिकली 4 ग्रुप्स है जिनमें ये एक्ट डिवाइड होता है, ठीक है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में आ जाते हैं, जिनमें मंथली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जो भी 35 kg राइस और वीट हो गया, फ्लोर हो गया, यानी चावल, दाल, आटा जो भी हो गया, तो उसे, और आयोडीन साल्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि उस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के थ्रू से दिया गया था, तो उसको सब्सिडाइज प्राइस पे, काफ़ी कम प्राइस पे लोगों तक पहुंचाने का काम इस एक्ट के थ्रू हुआ, ठीक है। इसी एक्ट में जो है उन लोगों को भी शामिल किया गया जो कि एक विडो हैं या काफ़ी डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, जो कि ठीक से अपना जीवन नहीं चला पाते हैं, या फिर जिन्हें कहें कि वो लोग भी इसके अंडर में आते थे, जो कि काफ़ी गरीब थे। चिल्ड्रंस जो थे वो जो कि आश्रम वगैरह में रहते थे, वो लोग भी आते थे इसके अंडर में। प्रेग्नेंट वुमेन्स भी आती थी इसके अंडर में, जो भी वो लोग भी आते थे जो कि किसी डिज़ास्टर से जो प्रभावित हैं, किसी आपदा से प्रभावित लोग थे, तो वो लोग भी इसके अंदर में आते थे, तो उनको तक भी खाना पहुँचाने का काम छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट 2012 के अंदर किया गया था। तो ये कुछ एक्ट्स थे, इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट्स के से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे जिनसे हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर हमारे वीडियो को आप पसंद करते हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।